बच्चों ये थर्ड चैप्टर जो है वो मंडलीकृत विश्व का बनना, ठीक। तो इसका ये लास्ट वीडियो, लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये थोड़ा हो सकता है थोड़ा सा लंबा जाए, लेकिन ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा जो कि सिविक्स का होगा, थर्ड चैप्टर। तो उसमें लोकतांत्रिक राजनीति और लोकतंत्र की विविधता, यही सारी चीजें। सिविक्स के जो भी चैप्टर हैं आपके बहुत छोटे छोटे हैं, 3-3 दिन में 4-4 दिन में खत्म हो जाते हैं। हिस्ट्री का थोड़ा सा लंबा चैप्टर जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा डीप नॉलेज का मामला होता है और इसका जो कनेक्शन होता है वो बहुत लंबा होता है। अब भारत की छोटी सी घटना का कनेक्शन अगर देखा जाए तो विश्व की बड़ी बड़ी घटनाओं से होता है। विश्व की बड़ी बड़ी घटनाओं का कनेक्शन छोटी छोटी घटनाओं से देश की होता है। तो अगर हमको वास्तविक स्थिति को समझना है उसके बैकग्राउंड में तो जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए हिस्ट्री जो है वो थोड़ा सी लंबी खिंच जाती है और सिविक्स जो है वो थोड़ा सा वेरी शॉर्ट में हो जाता है। आपका 2 से 3 वीडियोस में आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन ये जो वीडियो है 6, 7, 8 और 10 तक वीडियो चले जाते हैं। तो परेशान नहीं होना है, बहुत आराम से डीप में हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे और रिवीजन भी करते चलेंगे इसके साथ साथ वीडियोस के माध्यम से, और बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे तो सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल भी सरदर्दी नहीं होनी चाहिए। आराम से मस्ती के साथ पढ़ेंगे, मनोरंजन के साथ पढ़ेंगे, एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे विदाउट टेंशन। ओके, चलिए देखते हैं। तो जो लास्ट टॉपिक है वो है विश्व अर्थव्यवस्था का उदय, यानी कि अब सॉरी उदय नहीं कहेंगे, उदय तो एक बार हो चुका है, उदय हो गया है। आर्थिक मंदी के कारण पतन हो गया है, तो अब हम इसको पुनर्निर्माण ही कहेंगे। तो एक फिर से जो अगला हमारा टॉपिक आ रहा है वो है विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण। विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, ठीक, यानी दोबारा से निर्माण कैसे होता है, किन प्रयासों से होता है, कौन सी संस्था बनती है, किन संगठनों के माध्यम से होता है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कैसे एक बार व्यवस्था समाप्त हो गई, बिल्कुल रसातल में पहुंच गई और फिर से वो टॉप पे कैसे जाने के लिए कार्य करती है और आगे बढ़ने का प्रयास करती है और कैसे बढ़ती भी है, उसका रिजल्ट भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो ये हमारा लास्ट है, इसको देख लेते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट डब्ल्यू समाप्त हुआ और उसके बाद, ठीक, 1939 में, ठीक, यानी 18 में समाप्त हुआ। लगभग 21 वर्ष यानी 20 वर्षों का मान के चलते हैं कि 20 वर्ष बाद सेकेंड आरंभ हो गया। ठीक, इस बीच में हमने एक वैश्विक मंदी का दौर भी देखा जो 1929 में आया। ठीक, यानी 1929 की आर्थिक मंदी का जो दौर था उसने लोगों को इतना प्रवोक कर दिया, इतना एग्रेसिव कर दिया, इतना आक्रामक कर दिया कि उस सारी व्यवस्था को पुनः बदल देना चाहते थे और बदलने के लिए आपस में एक बार फिर से लड़ गए। ये स्थिति 39 में हो गई। ये 46 तक चलती है, ये युद्ध जो है 46 तक चलता है। ये पुनः 2 खेमों में हुआ। खेमों में बार बार कह रहा हूं, आपको समझने में दिक्कत होगी तो समझ लीजिएगा। समूहों में, 2 समूहों में हुआ। यहां फिर वही मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से थे? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। ठीक, इसमें एक राष्ट्र और जो मैंने बताया था जुड़ जाएगा, वो है अमेरिका। ठीक, ये हो गए मित्र राष्ट्र। जो धुरी राष्ट्र हैं यानी जो टारगेट पे हैं इनके सबके, उनको देखेंगे तो वो है जर्मनी, जापान और इटली। जर्मनी, जापान और इटली। ठीक, ये हो गए इनके धुरी राष्ट्र। अब ये जो युद्ध है 39 का, ये जल, थल और वायु तीनों में लड़ा गया। तीनों में लड़ा गया। जब जल, थल, वायु तीनों में लड़ा जा रहा है, प्रत्येक देश अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, झोंक दे रहा है पूरी शक्ति अपनी, तो इसका जो प्रभाव होगा, जो विभीषिका होगी वो भी बहुत बृहद होगी। यानी लोगों के मरने की संख्या भी बहुत होगी और लोगों के घायल होने की और विकलांग होने की संख्या भी बहुत होगी, क्योंकि इस समय जो ज्यादा से ज्यादा ताकत झोंकी जा रही है, सारी शक्ति लगा दी जा रही है,
ठीक, यहां तक कि अमेरिका ने परमाणु बम का भी प्रयोग कर दिया जापान के खिलाफ। अभी भी जापान के शहरों में उसका प्रभाव मिलता है। एक लंबा समय बीत गया है, 45 से लेकर अब तक का युद्ध लगभग समाप्त होने की स्थिति में था और 45 में अमेरिका ने उठा के जापान के ऊपर 2 शहरों पर परमाणु बम गिरा दिए, जिसका प्रभाव अभी भी जेनेटिक इफेक्ट दिखता है। लोग अभी भी कुछ संख्या में विकलांग, मानसिक रूप से विक्षिप्त पैदा होते हैं वहां पर, क्योंकि उसकी रेस का इतना साइड इफेक्ट हो गया कि पूरी जीन ही प्रभावित हो गई। वहां का जो जेनेटिक सिस्टम था, जो बायोलॉजिकल सिस्टम था, वही प्रभावित हो गया ह्यूमन बॉडी का, जिससे अभी भी काफी विकृतियां वहां पर दिखाई पड़ जाती हैं। तो ये अमेरिका की स्थिति थी। ठीक, तो आगे हमने देखा तीनों में लड़ा गया तो विभीषिका ज्यादा बृहद रही होगी और मारे जाने वाले लोगों की संख्या पर अगर गौर किया जाए तो लगभग 6 करोड़ लोग मारे गए। 6 करोड़ लोग मारे गए और विश्व की जनसंख्या के 3% लोग घायल या विकलांग हुए। यानी पूरे विश्व की जनसंख्या जितनी थी उसके 3% लोग घायल या विकलांग हो गए। यानी इतना वृहद आक्रमण था इसमें मोर्चों पर डटे हुए सैनिक जो थे उनको, यानी जो मोर्चों पे डटे थे उनको कम नुकसान हुआ। उनके स्थान पर जो रिहायशी इलाके थे, सुरक्षित घर थे, उनको ज्यादा निशाना बनाया गया। प्रत्येक देश के द्वारा दूसरे देश के रिहायशी इलाकों, शहरों, औद्योगिक क्षेत्रों को निशाना बनाकर जो है उन पर वार किया गया। सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रवेश न करके, स्थल से न मार करके जाकर के, बल्कि वायु मार्ग से प्रवेश करके और विभिन्न मार्गों से प्रवेश करके उनके रिहायशी शहरों को ज्यादा से ज्यादा टारगेट बनाया गया। यही कारण था कि विश्व की जनसंख्या के 3% लोग इस युद्ध में घायल या विकलांग हो गए। इस युद्ध में एशिया महाद्वीप, जिस महाद्वीप में हमारा देश स्थित है, एशिया महाद्वीप सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। इसके कई देश पूरी तरह तबाह हो गए। ये सारी स्थितियां बनती हैं। अब ये हमारा जो है वैश्विक युद्ध रहा है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर रहा है, वो उसका हमारा ये स्वरूप है। अब इस पुनर्निर्माण के जो क्रम में हम आगे देखेंगे वो आएगा युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रिटेन वुड्स आपके टॉपिक का लास्ट टॉपिक है। तो ये पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। तो लेकिन पुनर्निर्माण की प्रक्रिया से पहले हमने ये समझ लिया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो स्वरूप था वो कैसा था, वो इस तरह का स्वरूप था। अब इसी के अंतर्गत हमारा अगला जो टॉपिक आएगा वो हो रहा है कि जो है युद्धोत्तर बंदोबस्त, यानी युद्ध के बाद की जो व्यवस्थाएं की गई, जो रिसर्वाइव करने के लिए, रिवाइव करने के लिए अपनी जो व्यवस्थाएं थी जो प्रभावित हो गई थी, आर्थिक क्रियाओं को पुनः संचालित करने के लिए, जो ढांचागत निर्माण था, मकान, आवास जो भी समाप्त हो गए थे, उनको पुनर्निर्माण के लिए, जनता को पुनः बसाने के लिए, उसके जीने योग्य व्यवस्थाओं को स्थापित करने के लिए, वातावरण तैयार करने के लिए जो प्रयास किए गए, उनको हम लोग आगे देखेंगे। और उसी में एक आर्थिक क्रियाओं से संबंधित IMF होता है, इंटरनेशनल जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इंटरनेशनल मनी फंड बनाया गया। विश्व बैंक की जो है घटना, जो विश्व बैंक का गठन है वो भी उसी कालखंड में किया गया, जो दोनों इसके सुधारोत्तर कार्य किए गए थे। यानी भविष्य में वैश्विक युद्ध की जो स्थिति बनी है, उस स्थिति से निकलने का जो काम है, जो आर्थिक क्रियाएं हैं, जो आर्थिक व्यवस्थाएं हमारी प्रभावित हुई हैं, उनको पुनः कवर करने के लिए 2 संगठनों का जन्म इसी कार्यकांड में दिया गया। 2 संगठन हमारे थे, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरा था हमारा विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जो है वो। इन दोनों का गठन हम लोग यहीं पर देखेंगे। और साथ ही साथ युद्धोत्तर बंदोबस्त, यानी ये जो युद्ध हो गए दोनों, इनके बाद की जो व्यवस्था थी पुनः स्थापित करने का जो सिस्टम था, यानी देशों को पुनः एकजुट करके और जो मानव जाति थी उसकी अस्तित्व के लिए, उसके संरक्षण के लिए पुनः जो प्रयास किए गए, उनको हम लोग यहाँ देखेंगे कि कैसे क्या प्रयास है। जैसे हमारा एक मेजर टॉपिक होता है, मेजर टाइटल के अंदर सब टाइटल होता है। तो ये एक हमारा मेजर टाइटल है, उसके अंदर जो सब टाइटल है वो हमारा ये है कि युद्धोत्तर बंदोबस्त
बंदोबस्त का मतलब होता है व्यवस्था, ठीक, व्यवस्था या जो भी इंतजाम कह सकते हैं उसको, इंतजाम। और ब्रेटन वुड्स, ब्रेटन वुड्स, ब्रिटेन नहीं है, ब्रेटन है, इसको याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, लोग ऐसे लिख देते हैं ब्रिटेन, ब्रिटेन ये देश है, ठीक, जबकि स्थान पर इसका नाम है ब्रेटन वुड्स, ब्रेटन वुड्स, ठीक, देखिएगा ये अमेरिका में है। चलिए इसको आगे मैं बता रहा हूँ, आगे आता हूँ, इसको यहाँ पे छोड़ते हैं। इन युद्धों के बाद जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने अनुभव किया कि आर्थिक स्थिरता को बढ़ाने के लिए, आर्थिक जो अस्थिरता आ जाती है बार बार युद्धों से, उसको कम करने के लिए कोई ऐसी इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्था होनी चाहिए जो इन सारी चीजों को गवर्न करे और वो प्रभाव को कम कर सके। इसका अनुभव किया गया अर्थशास्त्रियों के द्वारा, और इसी अनुभव के परिणाम स्वरूप जुलाई 1944 ईस्वी में अमेरिका में एक स्थान है, न्यू हैम्पशर, यहीं का एक छोटा सा स्थान है ब्रेटन वुड्स, ठीक, यहां पर एक वैश्विक सम्मेलन हुआ। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आता है कि ब्रेटन वुड्स के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ब्रेटन वुड्स के बारे में हम यही बताएंगे कि जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशर शहर में एक ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर एक सम्मेलन हुआ। वो कैसा सम्मेलन था? वैश्विक सम्मेलन था, जिसमें इस बात के लिए सहमति बनी कि कोई एक वैश्विक संस्था हो जो संपूर्ण विश्व के आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण करे, आर्थिक क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखे, निर्धारण न करे, नियंत्रण रखे, ठीक। निर्धारण तो देश अपने हिसाब से आर्थिक गतिविधियों का करेंगे ही, लेकिन कोई अतिवादी ना हो जाए और कोई न्यून ना हो जाए, तो इस पर नियंत्रण स्थापित करें, ठीक। तो इसका एक तैयार किया गया, और ये जो सहमति हुई, सहमति के परिणाम स्वरूप क्या रिजल्ट निकल के आया उसको हम देखते हैं। अब एक वैश्विक सम्मेलन हो गया, वैश्विक सम्मेलन से एक सहमति बन गई कि नियंत्रण स्थापित करने के लिए कोई संस्था होनी चाहिए, और उस संस्था का गठन यहीं पर कर दिया गया। उसका नाम था IMF, ठीक। इसको कहते हैं इंटरनेशनल मनी फंड, या हिंदी में कहेंगे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक। ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन हो गया, इसकी स्थापना हो गई, और वैश्विक मुद्रा की व्यवस्था के लिए एक विश्व बैंक की स्थापना कर दी गई। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने देखा अमेरिका है, अमेरिका ने क्या किया, सबकी मदद कर दी, और फिर अमेरिका कोलैप्स कर गया, भाई सबने वापस नहीं किया तो उसको उस पर प्रभाव व्यक्तिगत तौर पर पड़ गया। अब क्या है, अब वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक क्या है? एक वैश्विक संस्था है, इसमें सब थोड़ा थोड़ा डोनेट कर रहे हैं, और डोनेट करने के बाद इसको जिसकी लगता है कि मदद करने की आवश्यकता है उसको मदद कर दी। अगर कल को ये वापस ना कर पाए तो ये क्या करे, उस देश को जिसको दिया उसके संसाधनों पर कब्जा करके उसकी भरपाई कर ले, या फिर इन जो देशों ने इनको डोनेट किया है उन देशों की सहमति से उसको माफ कर दे। तो ऐसे में क्या होगा, किसी एक देश पर प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि सबके ऊपर, यानी दोबारा से आर्थिक मंदी की स्थिति नहीं बन पाएगी। ये विश्व बैंक का काम हो गया। इनका काम क्या होगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मानक मुद्रा का संचालन हो गया, जिससे व्यापार विनिमय में आसानी होगी। मान लीजिए आपके पास डॉलर है, डॉलर आप लेकर वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर पर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही अंतरराष्ट्रीय मुद्रा से उसकी मान्यता न मिली होती, इंटरनेशनल मार्केट में उसको वैल्यू ना दी गई होती,
तो आप बहुत सारे कॉइन्स है, बहुत सारे सिक्के आप लेके जाइए, विदेशी नहीं मानते, नहीं लेते तो आप अपने पास रखे रहिए, कितने भी देनी है, कोई मतलब नहीं बनता उसका। ठीक, तो यही काम किया गया है आईएमएफ के द्वारा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार तैयार किया गया, जिसमें सबको मुद्राओं को मान्यता दी गई कि ये मुद्राएं विश्व स्तर पर ली जाएंगी और उनका वैल्यू होगा, और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो वर्ल्ड बैंक लेगा। ठीक, कि अगर वो पैसा कल को कोई लेने से मना कर दे तो जहां से जारी हुआ है वहां से वो उसकी भरपाई सोने के रूप में या चांदी के रूप में कराएगा। लेकिन ये संस्था जो बनी थी वो अमेरिका में बनी थी, इसलिए अमेरिका का प्रभाव इस पर ज्यादा था। ठीक, लेकिन धीरे धीरे विश्व के देशों में जो अमेरिका का विनिर्माण का कार्य था, जो अमेरिका फैक्ट्रियां लगाता था, कंपनियां लगाता था, उसकी लागत में वृद्धि होने लगी, लागत बढ़ने लगी। ठीक, जैसे मान लीजिए सिंपल सा है कि आपकी कोई शॉप है, आपकी कोई फैक्ट्री है, उसमें कोई प्रोडक्ट बनता है, आप उसकी एजेंसी किसी को देना चाहते हैं कि हम आपको देंगे, आप वहां से सप्लाई कीजिएगा। अब वहां से मांग ज्यादा बढ़ जाए तो आप उसको महंगा देने लगेंगे। तो ठीक, अमेरिका के साथ भी यही हुआ कि जब अमेरिका की तरफ लगाव फिर से बढ़ा लोगों का, लोग इनके शेयर्स की खरीदारी करने लगे, इनको मार्केट में वैल्यू देने लगे, तो इनकी जो प्रोडक्ट्स थे या फिर इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां थी उनकी लागतों में बढ़ोतरी होने लगी। लागतों में बढ़ोतरी, मजदूरों की जो है श्रमिक पारिश्रमिक में बढ़ोतरी हो गई, ये सारे महंगे होते गए। और यही एक दौर था जब अनेक देश आजाद हुए। भाई 44 की बात हो रही है, 1944 की, और भारत आजाद होता है 1947 में। तो भारत जब आजाद होगा तो क्या होगा, यहाँ पर नई व्यवस्था, और नई व्यवस्था में यहाँ पर फैक्ट्रियां तो है नहीं, मार्केट तो है नहीं। ऐसे में अगर कोई देश भारत की तरफ रुख करे, अगर अमेरिका की तरफ करेगा तो वहां पर क्या है, वो एक बनी बनाई अर्थव्यवस्था है। वहां पर आप एक कंपनी लेके जाएंगे तो आपको अगर जमीन खरीदनी है तो जमीन आपको इतनी, अगर 1 लाख में मिल रही है, तो भारत में अगर आएंगे और भारत में कोई व्यवस्था नहीं है तो इतनी जमीन आपको 10,000 में मिल सकती है। ठीक, फिर दूसरा क्या है कि यहाँ पर अगर आपको मजदूर 100 रुपए प्रतिदिन में मिल रहे हैं तो यहाँ आपको 20 रुपए प्रतिदिन में मिल रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, जो विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था जो थी, दोनों पर जो अमेरिकी क्षेत्रों का कब्जा हुआ करता था, अमेरिकियों के अधीन चला करता था, उससे लोगों का लगाव कम हुआ और नए नए आजाद हुए देशों की तरफ इनका जो रुझान था भारत और चीन जैसे देशों की तरफ इनका बढ़ा, क्योंकि यहाँ पर एक भारी जनसंख्या थी। यहाँ पर बनने वाली वस्तु यहीं पर बनेगी, यहीं के श्रमिक बनाएंगे, यहीं का कच्चा माल होगा, हमारी सिर्फ पूंजी लगी होगी, फैक्ट्री लगा देंगे पूंजी लगाकर, यहीं के श्रमिक बनाएंगे, यहीं का कच्चा माल होगा और वो यहीं पर बिक जाएगी। ठीक, क्योंकि अब अंग्रेजों का डर तो है नहीं, अब कोई भी फैक्ट्री, कोई भी कंपनी किसी भी देश की आ सकती है, आके फैक्ट्री लगाए भारत सरकार से समझौता करके और उसमें लोगों को रोजगार दे, रोजगार के बाद जो प्रोडक्शन हो वो यहीं के लोग खरीद लेंगे, यानी कि मार्केट का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा इनका बचेगा यहाँ पर आ जाने से, और जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग एनर्जी है उसमें भी थोड़ा सा कमी आएगी। जैसे इनको ज्यादा पैसा लगाकर पूंजी ज्यादा नहीं लगानी पड़ेगी, मजदूरों को ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा, ये सारी चीजें इनको यहाँ पर सस्ता श्रम और अच्छा बाजार उपलब्ध हो रहा था नए आजाद हुए देशों में, क्योंकि इनकी कोई अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी तो थी नहीं, ना कोई अर्थव्यवस्था थी, ना कोई फैक्ट्री थी, ना कोई कंपनी थी इनके पास। तो ऐसे में जो बनी बनाई मार्केट है वहां जाना नुकसानदेह हो जाता है और नई मार्केट थोड़ा सा सस्ता काम हो जाता है। और यही कारण था कि आगे चलकर ब्रेटन वुड्स संस्था समाप्त हो गई। ठीक, ये इस तरह से ब्रेटन वुड्स का कार्य संचालित हुआ और ब्रेटन वुड्स संस्था जो थी वो इस तरह से समाप्त हो गई। तो इस तरह से ये आपका टॉपिक जो था, लास्ट टॉपिक था ब्रेटन वुड्स का समापन। इसको हमने देखा कि कैसे, तो समाप्त इसलिए होगा क्योंकि नए नए देश आजाद हो गए थे और आजादी के कारण वहां पर सस्ता श्रम, कम लागत में जमीनें, ये सारी चीजें कंपनियों को मिल रही थी और कंपनियों का रुझान इसी कारण उधर बढ़ा। अमेरिका जैसे क्षेत्रों में नहीं बढ़ा, ब्रिटेन जैसे क्षेत्रों में नहीं बढ़ा। और ये डेवलपमेंट जो था, ये जो ट्रांसफरेशन था, जो ट्रांसफर होने का जो सिस्टम था, वो इकोनॉमिक ट्रांसफर और कंपनियों का बड़े क्षेत्रों में ट्रांसफर हो जाना स्वरूप उसके साथ रूप में हमारे सामने आता है। कंपनियां जो इधर की तरफ रुझान करती हैं और ये जो ब्रिटेन वुड्स संस्था थी जो नियंत्रण करने का काम करती थी वो समाप्त हो गई और जो वर्ल्ड बैंक था, विश्व बैंक था, वो इसकी दूसरी संस्था के रूप में अलग हो गया। इसीलिए तो जो ब्रेटन वुड्स और आईएमएफ है, इन दोनों को जो है
अमेरिका की जुड़वा संतानें भी कहा जाता है। एक चीज ये भी ध्यान रखना कि अमेरिका की जुड़वा संतानें किन दो संस्थाओं को कहा जाता है, तो वो विश्व बैंक और ब्रिटेन वुड्स को कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों एक ही साथ जन्म लेती हैं, एक ही साथ अस्तित्व में आती है, लेकिन बाद में ब्रिटेन वुड्स समाप्त हो जाता है और ये वर्ल्ड बैंक जो है वो स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करता रहता है। ये हुआ। तो इस तरह से हमारा जो थर्ड चैप्टर था वैश्वीकरण का बनना या भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसको हमने पढ़ा। तो इसको पूरा चैप्टर को हम जब पढ़ते हैं तो एक सार निकल कर आता है संक्षेप में हमारे पास कि विभिन्न गतिविधियां रही, वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भोजन के क्षेत्र में विभिन्न परिवर्तनों से गुजरने के बाद पूरा विश्व एक दूसरे से प्रभावित हुआ और एक दूसरे के साथ में आकर एक, भले अलग अलग समुद्री मार्गों से बटा हुआ है लेकिन भूमंडलीकृत तौर पर एक हुआ। यानी अब हमारा भारत से अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी जो भी देश है वहां पर जाने आने का एकदम ट्रेड हो गया है, कल्चर हो गया है। तो इसको हम यही कहेंगे कि वो हमारा ही पार्ट हो गया, एक तरह से हम उसके जुड़े हुए हैं रेगुलर कनेक्टिविटी में। पहले अलग अलग थे, अब भूमंडल जो है यानी पृथ्वी जो है, जो स्थल क्षेत्र है वो पूरा किन्हीं न किन्हीं कारणों से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। यानी एक वैश्विक संकल्पना की जा सकती है जो पहले अलग थलग थी, वो विभिन्न युद्धों के माध्यम से, विभिन्न औद्योगिक परिवर्तनों के माध्यम से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के माध्यम से क्रांतिकारी परिवर्तन जो है, सामाजिक परिवर्तन जो है, भोजन के क्षेत्रों में परिवर्तन आए, नए नए धर्मों का उदय और उनके प्रचार से जो परिवर्तन आए, उन सब ने पूरे विश्व को एक समूह में ला दिया, एक अलग थलग पड़े देशों को एक इकाई के रूप में संकलित कर दिया। पूरा विश्व, पूरा भूमंडल जो है वो एक हो गया। ठीक, तो ये विभिन्न चरणों में हमने देखा। इसके बाद हम अगला चैप्टर जो है वो सिविक्स का पढ़ेंगे।